हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और आज इसके अंदर हम यूनिट फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, जिस हिसाब से हम यूनिट शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी जो हमारे पास सबसे पहले पेपर सेकंड है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और ये एक कंपलसरी पेपर है। ठीक है, और हर पेपर की तरह इसके अंदर भी जेपीएच की बुक ही देखने को मिलेगी। अब ये सिलेबस हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर वही 5 यूनिवर्सिटीज का नाम देख रहे हैं। वर्तमान समय में ये इन्हीं से रिलेटेड सिलेबस है। ठीक है, आगे आने वाले समय में कुछ 2-4 यूनिवर्सिटियाँ और ऐड होंगी, वो एक अलग बात है, बाद में देख लियो वो। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स रेगुलर है या वो प्राइवेट है या अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट कहता हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सेम सिलेबस है और सेम ही एग्जाम का पैटर्न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के सिलेबस की, और सिलेबस भी ऑफिशियली सिलेबस आपका क्या है। तो ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। विस्कोसिटी एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन स्ट्रोक्स, लॉ ऑफ फ्रिक्शंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड जनरल, ऐसे करके लास्ट ये रिकवरी फैक्टर तक आता है। ठीक है, तो आप ये इस वक्त स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे पास इसका ऑफिशियली सिलेबस है। ठीक है भाई, तो अब देखो हमारे पास ये जो हम सिलेबस कर रहे हैं, आपने देखा काफ़ी बड़ा सिलेबस है। ये हमारे पास जेपीएच की बुक में कहाँ पर है? ठीक है, ये सिलेबस हमारे पास जेपीएच की बुक में, ये सिलेबस कहाँ है? तो जेपीएच की बुक में ये हमारे पास चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 का है और चैप्टर 3 का है। ठीक है भाई, जेपीएच की अगर आपके पास बुक है जो स्क्रीन पे देख रहे हैं विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है। एग्जाम में आपको पता ही है कौन सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यूनिट फर्स्ट से। तो आपको पता है पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी एंड क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम का क्वेश्चन आएगा। ध्यान देना, आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हम इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि ये ए मिल जाए, ये बी मिल जाए और उस ऊपर का बी मिल जाए, यानी मिक्सिंग होती है तो भी इधर से उधर, उधर से इधर करके अपने को ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप एग्जाम में एक क्वेश्चंस कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस है। यूनिट हमारे पास फर्स्ट है। अब बहुत से स्टूडेंट्स, अगर आप इस वक्त यूनिट को देख रहे हैं, शुरुआत में ही विस्कस फ्लूइड का टॉपिक देख रहे हैं या विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स के यूनिट फर्स्ट में आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले आप इसके अंदर यूनिट सेकंड पढ़िएगा। यस, सबसे पहले आप इसके अंदर यूनिट सेकंड पढ़िएगा, इसके बाद आप इसके अंदर यूनिट फोर्थ पढ़िएगा। अगर आप डायरेक्ट यूनिट फर्स्ट में आए हैं तो आप एक बार पहले यूनिट सेकंड पढ़ना है। 1 नंबर पर प्राथमिकता इसे देनी है, 2 नंबर पे इसे देनी है, 3 नंबर पे आप यूनिट फर्स्ट पढ़ोगे, फिर हमारे पास 4 नंबर पे आप यूनिट थर्ड पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने को तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, आराम से आपके समझ में आ जाएगी, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे मिले जुले हैं, इसलिए आपको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है यूनिट सेकंड को और यूनिट फोर्थ को, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट विस्कस फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वगैरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप इस यूनिट फर्स्ट में आओगे। तो हो सकता है कोई नए स्टूडेंट से पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो आप यूनिट फर्स्ट में आ गए हो, तो इसको एक बार यही वीडियो को रोक दीजिए, पहले सेकंड पढ़िएगा, फिर फोर्थ पढ़िएगा, फिर आप यूनिट फर्स्ट के अंदर आइएगा, ताकि आपका एक सही पैटर्न और अच्छे से आप उसे समझ सकें, क्योंकि टॉपिकों की मिक्सिंग होती है, इसलिए सबसे बेटर ऑप्शन है यहाँ से आप स्टार्ट करो, यूनिट सेकंड, फिर फोर्थ और फिर फर्स्ट। ठीक है, चाहो तो वैसे आप इस यूनिट फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर समझने की जो कैपेसिटी है वो यहाँ से समझेंगे तो बहुत से डाउट सेकंड और फोर्थ में क्लियर होने के बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है भाई, तो चलो अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए, हमारे पास एमएससी फाइनल है, पेपर सेकंड है, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स बुक का नाम है, ये एक कंपलसरी पेपर है। यूनिट फर्स्ट का आज पहले लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का हमारे पास पहला लेक्चर नंबर 1 है। ओके भाई, तो ये था। अब इसके अंदर यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले हम एक टॉपिक की हेडिंग डालेंगे, और टॉपिक का नाम है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। यस, टॉपिक का नाम है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी।
सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक का नाम है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत से बच्चे जो मुझसे मेरे से एमएससी प्रीवियस पढ़ा है उनको पता है हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक थी, है ना भाई। एमएससी प्रीवियस के अंदर हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स की बुक थी, यूनिट नंबर 4 में आपने बिल्कुल इस टॉपिक को पढ़ा है कि इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। आपके याद नहीं होगा, अगर याद हो थोड़ा बहुत तो देखते ही समझ में आ जाएगा। प्लस ऑपरेटर, प्लस हमारे पास ऑपरेटर रो इंटू क्यू बार इज इक्वल टू 0, कुछ इस प्रकार से उसका रिजल्ट आता था, जहां रो हमारे पास डेंसिटी और क्यू बार हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट आता था। ठीक है, अगर कोई पढ़ा है तो, और कोई डायरेक्ट फाइनल में पढ़ रहा है तो ये आपके याद नहीं होगा। इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास एमएससी प्रीवियस का ही टॉपिक है, बस यहाँ थोड़ा सा वो और मॉडिफाई होगा या थोड़ा सा उसके अंदर कुछ और पार्ट्स जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये हम सेम टू सेम प्रीवियस वाला ही लिखेंगे। ठीक है, 50% या 60% तक हम प्रीवियस वाला ही लिखेंगे, वही सेम लैंग्वेज लिखेंगे, प्लस 40% इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करेंगे, क्योंकि आप एमएससी फाइनल में आ गए हैं इसलिए ये प्रीवियस का ही टॉपिक है। 60% सेम रहेगा, 40% थोड़ा सा और ऐड होगा, ये आप अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसलिए जिस स्टूडेंट से हमसे एमएससी प्रीवियस पढ़ा है वो बेफिक्र आप उसी सेम लैंग्वेज चलने देंगे 60% तक। ठीक है, मतलब आधे से ज़्यादा आपके ऑलरेडी ये याद ही है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। एग्जाम में इसका क्वेश्चंस किस प्रकार से आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। लिख लो क्वेश्चन एक बार। देखो ये हमारे पास क्वेश्चंस आएगा एग्जामिनेशन के अंदर है कि ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये लिखिए ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। ये थोड़ा और अपग्रेड होके आएगा तो आएगा ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड। मतलब यहाँ तक तो सेम, आगे जुड़ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ए कार्टेशियन नोटेशन टेंसर्स। विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर से, तो दो प्रकार से इसका क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाएगा। टॉपिक की हेडिंग डालिए आप सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, और ये दोनों क्वेश्चंस लिखिए कि ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, नाम से स्पष्ट है इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, या और आगे जुड़ के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर्स। हम इसको दो प्रकार से निकालेंगे, एक तो आएगा हमारे पास कार्टेशियन नोटेशन टेंसर, एक आएगा वेक्टर नोटेशन टेंसर्स, एक आएगा हमारे पास वेक्टर नोटेशन टेंसर्स। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार से हमें इस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का रिजल्ट है वो निकालने वाले हैं। ओके भाई, तो ये आपने क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब आप हेडिंग डालिए, हेडिंग आपकी ऑलरेडी डल चुकी है इक्वेशंस ऑफ ए कंटिन्यूटी। ठीक है, अब हम यहाँ रिवाइज करते हैं वही एमएससी प्रीवियस वाला, सेम टू सेम कोशिश करेंगे ऐसा कैसा लैंग्वेज लिखने की, और आगे लास्ट में चल के थोड़ा सा इसे अपग्रेड कर देंगे। तो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, अगर मैं आपको एमएससी प्रीवियस का याद दिलाना चाहूँ, एमएससी प्रीवियस का याद दिलाना चाहूँ तो वही हमारे पास माना ये एक नहर है जिसके अंदर हमारे पास पानी जा रहा है। ठीक है भाई, माना हमारे पास नहर के अंदर एक पानी जा रहा है, उसके अंदर आपने एक पाइप रख दिया ऐसे। ठीक है, उसके अंदर माना आपने एक पाइप रख दिया ऐसे, तो इसके अंदर से पानी जा रहा है और मानो यहाँ से ये इस डायरेक्शन से में है फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, माना इस डायरेक्शन से में जा रहा है, ये पाइप आपने रखा, ये इधर से निकल रहा है, तो मैं इस पाइप को एक बार यहाँ लिखने की कोशिश, दर्शाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे मानो कि ये हमारे पास है, इस प्रकार से ये एक पाइप है जो हमने रखा है, कुछ इस प्रकार की सिचुएशंस इसके अंदर है, और इस पानी, इसके अंदर कितना पानी भरा है ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। ये हमारे पास इसका क्या है भाई, वॉल्यूम है। मैं जल्दी इसे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लगभग एमएससी प्रीवियस में आप ऐसा सीख के आ चुके हैं। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे इसका एग्जामिनेशंस के अंदर ताकि आप भी निश्चिंत रहो और गलती ना हो। तो ये इसके अंदर पानी का वो वाटर फ्लो इधर से आया और इधर से हमारे पास से निकल रहा है। ठीक है, इस साइड की डायरेक्शन से इधर से हमारे पास पानी निकल रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, उस पाइप की सरफेस है। ये हमारे पास क्या है भाई, उस पाइप के ऊपर सरफेस है, यानी हमने जो भी पाइप लिया उसका जो ऊपरी हिस्सा है ये इसकी क्या हो गई है, सरफेस हो गई। सरफेस को हम लिख देंगे एस।
सरफेस को हम क्या लिख देंगे, ऐसे। और ये अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो इसकी कोई ना कोई डेंसिटी है, ठीक है भाई, कोई ना कोई हमारे पास डेंसिटी है, डेंसिटी यानी घनत्व है। और आपको पता है डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और ये होती है मीटर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये होती है हमारे पास डेंसिटी 3D के अंदर, डेंसिटी होती है हमारे पास 3D के अंदर, परिवेश में अच्छे से आपको समझा चुके हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया, ये एक सरफेस हो गई, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी है। अब हमारे पास देखो ये पाइप इधर से देखो, ये बूंद जा रही है, ये आगे की ओर जा रही है, तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी भाई, कोई ना कोई तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी होगी पानी की बूंदों की, तभी तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो माना कि हमारे पास ये सरफेस है, ये एक छोटा सा टुकड़ा लिया है हमने सरफेस ds का, ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है ds का, और यहाँ से माना इसकी बूंदों की वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को हमने मान लिया v और j मान लिया। ऐसे ही एक बार सिंबल बता दिया हमने, v j है, और ये इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन है n और j, ये इसकी हमारे पास है नॉर्मल की डायरेक्शन है n और j। शायद आप समझ नहीं पाओगे नॉर्मल क्या होता है, जिन्होंने परिवेश में देखा है उसे खूब अच्छे से पता है कि नॉर्मल क्या होता है, एक प्रकार से 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो देखो इसे एक बार हम समझाने की फिर से कोशिश करते हैं ताकि आपके डायग्राम अच्छे से क्लियर हो। डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे लैंग्वेज जो लिखेंगे वो 100% यहीं की यहीं यादें हो जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि ये हमारे पास है पाइप है, ठीक है, उदाहरण हमारे पास यही रहेगा, डायग्राम यही रहेगा। माना यहाँ से पानी की बूंदें जा रही हैं, इधर पानी वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन की ओर, तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी, है ना भाई, कोई ना कोई तो उस बूंदों की वेलोसिटी होगी, है ना। तो माना वो वेलोसिटी हमारे पास से v है। अगर मैं एक बार प्रीवियस का याद दिलाना चाहूँ तो माना वो वेलोसिटी कंपोनेंट q बार से डिनोट कर रखा है, q बार से डिनोट कर रखा है। और अगर मैं ऐसे ले लूँ, फिर ये नॉर्मल की डायरेक्शन है, ये हमारे पास n कैप है, और ये ds को अगर मैं डेल s लिख दूँ तो आप देखेंगे ये ऐसा कैसा टॉपिक रह गया हमारे पास, इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का। चलो अब हम प्रीवियस से रिवाइज नहीं करेंगे, मान के चलेंगे कुछ नए स्टूडेंट से जो इस वक्त इसे देख रहे हैं। तो देखो ये जो पानी की बूंदें जा रही हैं, ये बूंदें मान लो हमारे पास इस हिसाब से जाके और नीचे गिर गई, ठीक है, रोक दिया, मानो लास्ट सिरे की बात करें तो ये बूंदें हमारे पास इस प्रकार से गिर गई। अब इन बूंदों की कोई ना कोई तो वेलोसिटी है जो इसे आगे की ओर ले जा रही है, ठीक है, कोई ना कोई तो वेलोसिटी है जो इसे धीरे 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 आगे की ओर ला रही है। अब जैसे ही मान लो ये मार्कर गिरता है, मान के चलो ये बूंद है, जैसे ही ये नीचे की ओर गिरती है बूंदी, तो इसके ऊपर एक बल काम करता है, फोर्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। मानो ये बूंद जैसे ही नीचे गिरी तो इसके एंटी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन से या एक नॉर्मल काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं मारकर नीचे की ओर गिरा रहा हूं, मानो पानी की बूंद ऐसे आई है, तो इसके जस्ट एंटी डायरेक्शन में हमारे पास क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। नॉर्मल हमारे पास अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ये अभिलंब होता है, ऐसे बिल्कुल सिंपल मत समझ लेना कि सामान्य होता है, यहाँ नॉर्मल हमारे पास अभिलंब का काम करेगा, ठीक है। मतलब पानी की बूंदों का वेलोसिटी है वो तो इसे आगे की ओर ले जा रही है, नॉर्मल इसे ऊपर की ओर ले जा रही है, मतलब उसको बूंदें गिर रही हैं उस वक्त इसको बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मल है, और ये एंटी डायरेक्शन में है, तो मतलब हम माइनस का साइन काम में लेंगे बाद में, ठीक है, बाद में हम माइनस का साइन काम में लेंगे, क्योंकि बूंदें नीचे गिर रही हैं, इसको बैलेंस बनाने के लिए नॉर्मल है वो अप ऊपर की साइड में लग रहा है। तो आपको डायग्राम में सही नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम 3D के अंदर है। आपको तो ऐसे दिखना चाहिए कि ये क्यों हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट इधर लगा और नॉर्मल हमारे पास ऐसे लगा, इन दोनों के बीच में हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। अब ऐसे लिखूंगा तो गलत है, 90 डिग्री का नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये तो जिधर भी जा रहा है पानी की बूंद जा रही है बस उसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो पानी वहीं का वहीं रुक जाएगा, इससे बाहर आएगा नहीं, तो कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट है इसके अंदर, तब ये पानी बाहर आ रहा है, बूंदें नीचे गिरेंगी, उसको बैलेंस बनाने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तो दोनों ही क्लासेस में कंपेयर करें, मान के चलेंगे अभी तक ये ऐसा कैसा प्रीवियस क्लास ही है, हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर मैं ये सब आपको समझा चुका हूँ, और मेरे हिसाब से आपको वॉल्यूम और डेंसिटी क्या होती है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। समझते होगे ना वॉल्यूम कितना होता है। जैसे मान लो आपके पास 5 लीटर का कोई बॉक्स है,
और आपने इसमें पानी भर दिया, ठीक है, मान लो इतना पानी भर दिया, 4 लीटर उसमें आपने पानी डाल दिया, है तो 5 लीटर का, तो डेंसिटी तो उसकी कितनी है, डेंसिटी तो उसकी कितनी है 5 लीटर है, बट आपने पानी 4 लीटर डाला तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 लीटर है, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा भर दोगे तो वॉल्यूम और डेंसिटी इक्वल हो जाएंगी, दोनों में यही फर्क है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डायरेक्शंस बनाएंगे, सॉरी ये डायग्राम बनाएंगे कि हमारे पास एक वाटर फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास एक वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ हम क्या कि प्रीवियस में तो ऐसे था, वेलोसिटी थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, प्रीवियस में हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट था, उसको हमने क्यू बार से डिनोट किया था, और हमारे पास जो यूनिट वेक्टर था, जो डायरेक्शन है, अरे यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन है, उसको हमने एन कैप से डिनोट किया था, और हमारे पास डेल एस को डिनोट किया था, ठीक है। ये सरफेस है, वहां हमने डेल एस लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डेल एस की जगह तो डी एस लिखेंगे, एन की जगह है एन जे लिखेंगे, और क्यू की जगह है वी जे लिखेंगे, ठीक है भाई। इनको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे ताकि आप प्रीवियस से निकल के फाइनल की ओर आए। अगर यही सिंबल रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट एकदम से, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है, वो इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड के लिए निकालनी है। यस, आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, आगे ऐसे लिख रखा था, द ड्राइव इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, मतलब इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमने इसको थोड़े से सिंबल चेंज कर दिए ताकि पहचान रहेगी प्रीवियस का इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, और ये हमारे पास फाइनल ईयर का विस्कस इक्वेशंस ऑफ ए कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बना के लिखेंगे, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को आप वी से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सरफेस है, ये इसकी डेंसिटी रो है, इस सरफेस की डेंसिटी है, ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, देखो है तो सरफेस ही, सरफेस का हमने क्या लेके चले, डेल एस की बजाय आप लिख लो अभी फाइनल में डी एस लिख लो, ठीक है। मतलब ये पूरी सरफेस एस है, छोटा सा टुकड़ा हमने डी एस लिया, पहले इतनी सी हिस्से की बात करेंगे, फिर पूरे हिस्से के लिए इंटीग्रेशन लगा देंगे एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले हम छोटा सा टुकड़ा लेके चल रहे हैं, पानी की बूंदें इधर वी डायरेक्शन से, वी वेलोसिटी से आ रहे हैं, जे ऐसे लगा दिया हमने, क्यों लगा दिया, क्योंकि ये 3D के अंदर है, एक्स डायरेक्शन की ओर भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन की ओर भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन की ओर भी जा सकता है, इसलिए हमने इसको वीजे लिख दिया। और इसका जो नॉर्मल है उसको हमने एन है, नॉर्मल है एन कैप ही है, बट इसको हम एन जे लिख देते हैं, एन जे का मतलब ये भी डायरेक्शन की ओर डिपेंड करता है। ध्यान देना, ये हमारे पास नॉर्मल है, ये आगे चल के नेगेटिव डायरेक्शंस की ओर चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि बूंदें गिरेंगी नीचे और नॉर्मल रहेगा ऊपर की ओर, ठीक है। अब हम इसे ऐसे नहीं बना सकते, आपकी ओर बूंदें इधर गिर रही है तो नॉर्मल इधर आ रहा है, इसलिए 3D में दिखाने के लिए इसे ऐसे ही दिखाना है, नेगेटिव ले लेंगे, आपको याद रखना है नेगेटिव, यहाँ डायग्राम में लिखना नहीं है, ठीक है भाई। और अब देखो ये हमारे पास पूरा पाइप है, अब इस सरफेस को मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं, तो मान के चलेंगे ये हमारे पास एक सरफेस है, इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ये हमारे पास सरफेस है, डेंसिटी इसकी रो है, ये हमारे पास डी एस है, ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका हमारे पास नॉर्मल है, और इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वी है। ध्यान दीजिए, इस सरफेस का टोटल वॉल्यूम वी है, मतलब ये जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ये पाइप का आपको, ये सरफेस वाला, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आगे लिख लिया ताकि आप अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाइए, ये आपको ऐसे कैसे प्रीवियस क्लासेस में दिखाई दे जाएंगे, अगर आप पढ़े हुए हो, मुझसे नोट्स बनाए हुए हैं तो आप चेक कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज हम चेंज नहीं करेंगे, बस हमने केवल 3 सिंबल बदले हैं। यहाँ हमारे पास डेल एस था, यहाँ हमने क्यू बार लिख रखा था, यहाँ केवल एन था, बस आज क्यू हटा के वीजे लिख दिया, एन हटा के एनजे लिख दिया, डेल एस की बजाय डी एस कर दिया, बस इतना सा माइनर सा चेंज इसके अंदर किया है, ठीक है। अब यही बातें मैं जो बोल रहा हूँ इसी को हम लैंग्वेज के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस सपोज, लिखो साथ साथ, लेट अस सपोज, सबसे पहले हमने माना कि लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी, ए वॉल्यूम, लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी, ठीक है, वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग इनक्लोज फ्लूइड, ऑफ मूविंग फ्लूइड, ऐसे लिख लो, कैसे भी करो एक इसको,
सेम लैंग्वेज रहने दो कि लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड, ऑफ ए मूविंग फ्लूइड, ठीक है भाई, मूविंग फ्लूइड मतलब जो पानी बह रहा है उसको हम एक बार फ्लूइड मान के चलेंगे। मूविंग है मतलब वो गति कर रहा है, वो लगातार बह रहा है, ऐसे आगे की ओर जा रहा है, डायरेक्शन से इसकी तरफ, ठीक है। तो हमारे पास केवल फ्लूइड नहीं लिखेंगे, ये मूविंग फ्लूइड है, क्योंकि अगर फ्लूइड हमारे पास शांत हो गया तो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब भी इसके अंदर विस्कस फ्लूइड के अंदर आप लिखो फ्लूइड तो उसके पहले आप मूविंग फ्लूइड जरूरी लिखिएगा। तो आप लिखो लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड इनक्लोज विद इन ए सरफेस एस, इनक्लोज विद इन ए सरफेस एस, विद ए सरफेस एस मतलब ये वाटर लगातार जा रहा है आगे की ओर, हमने पाइप डाल के यहाँ सरफेस एस के अंदर उसको बंद कर लिया। यहाँ हमने ये जितना भी वॉल्यूम आगे की ओर जा रहा है इसको हमने इस सरफेस के अंदर या इस टोटल सरफेस के अंदर बंद कर लिया, यानी हमने इसको इनक्लोज विद इन ए सरफेस एस कर लिया। देन द मास ऑफ द फ्लूइड, देन द मास ऑफ द फ्लूइड, देन उस वक्त हमारे पास इस फ्लूइड का द्रव्यमान कितना होगा। देन द मास ऑफ फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम वी, विद इन द वॉल्यूम वी, देन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम वी, विद इन द वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय द सरफेस एस, ठीक है भाई, लैंग्वेज समझ जाओगे। फिर से अगर देखेंगे तो बाउंडेड बाई द सरफेस एस इज, सरफेस एस इज, ये बताइए ये हमारे पास कितना होगा, ठीक है। क्या होगा सबसे पहले ये तो ठीक है, डायग्राम से ही देख के हम लैंग्वेज लिखेंगे। लगातार फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, चाहे तो ऐसे बोल सकते हो कि फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, या आप इसको फ्लो की वजह ऐसे बोल सकते हैं मूविंग फ्लूइड है, जैसे हमने यहाँ लिखा है ना मूविंग फ्लूइड है, दोनों ही शब्द आप लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड ऐसे, सॉरी एक मूविंग फ्लूइड इनक्लोज विद इन ए सरफेस एस, उसको हमने इस सरफेस के अंदर बंद कर दिया है, इनक्लोज कर दिया है, तो इसके एक बाउंड्री आ गई कि इसके अंदर के हिस्से की हम बात करेंगे। देन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम वी, उस वक्त इसके अंदर कितना मास होगा बाउंडेड बाय द सरफेस एस, बाउंडेड बाय द सरफेस एस कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये होगा हमारे पास रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी, और इंटीग्रेशन किसका लगेगा भाई, वी का लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इसकी डेंसिटी लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। अरे सोचो जैसे आपने 5 लीटर का बॉक्स बंद कर दिया आपने, तो 5 लीटर है, इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आएगा, तो डेंसिटी मैक्सिमम होती है। आपने इतना पानी भर दिया, 3 लीटर भर दिया, मान लो 3 लीटर, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसके अंदर कितना भर सकते हैं, तो पूरी की पूरी डेंसिटी आ गई, वॉल्यूम है, तो इंटीग्रेशन किसका लगेगा, v का, v लगेगा तो dv। सरफेस होती तो क्या लगता, ऐसे s लगता तो इधर क्या आ जाता, ds, जो आगे चल के आएगा। तो हमने यहाँ लिखा है देन विद इन द वॉल्यूम v बाउंडेड बाय द सरफेस, तो लिमिट किसकी लगेगी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, उसकी डेंसिटी से तो ज़्यादा नहीं जा सकता। तो लिखो ये हमारे पास रो इंटू डी हो गया है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है भाई, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। तो ये है हमारे पास कि लेट अस सपोज ए वॉल्यूम वी ऑफ मूविंग फ्लूइड विद इन ए सरफेस एस, देन द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम वी बाउंडेड बाय द सरफेस एस इज इंटीग्रेशन से रो इंटू डी वी। सेम टू सेम मैंने कोशिश की है कि एमएससी प्रीवियस वाली ही लैंग्वेज रह जाए, ताकि आपको दिक्कतें ना आए, ठीक है। अब बता दो ये रो क्या है, काफ़ी देर से हम बता रहे हैं डेंसिटी है, तो लिखिए डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। चाहो तो आप बस केवल इतना भी लिख सकते हो, या और आगे दिखाना चाहो तो बोल सकते हो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज कंसिडर्ड, विच इज कंसिडर्ड, जो मानी गई है, which is considered by the functions of
टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट, यस टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट, टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट, मीनिंग सही लिख लेना। अरे सीधी सी बात है, 3D के अंदर है तो अक्ष भी है, वाई भी है, जेड भी है, टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और आपको पता है एक्स वाई जेड 3D में होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट, जानते हैं ना। स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स वाई जेड और टाइम का मतलब है टी आ गया। जैसे आपने रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी में देखा भी होगा, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो भी ऐसे चलता है एक्स वाई जेड एंड टी। तो ये क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी किसका फंक्शंस होगा, एक्स वाई जेड और टी का। चाहे तो ऐसे लिख दो कि कंसिडर्ड बाय द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड टी, या ऐसे बोल दो एक्स वाई जेड को 3D में आता है। 3D का मतलब ये स्पेस के अंदर आ गया, स्पेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये हमारे पास है टाइम आ गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे हमारे पास है कि वेयर रो इज या रो इक्वल डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज कंसिडर्ड, जो मानी गई है फंक्शंस टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट का, ध्यान दो माना गया है, ये हमारे पास फंक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट का है, ठीक है। तो ये रही हमारे पास यहाँ तक सेम टू सेम प्रीवियस की लैंग्वेज, ताकि आपका याद किया हुआ पीछे का और ये बहुत ही स्पीड से आप इसे अच्छे से याद रख सको, ठीक है भाई। तो यहाँ एक तो आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1, आप मतलब लिखना, मैं यहाँ से रफ करूँगा, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को इसके अंदर मूविंग फ्लूइड लिखो या फ्लूइड फ्लो या फ्लो फ्लूइड लिखो, तीनों एक ही जैसी बात है। और यहाँ तक इसके अंदर हमने इसकी बात की कि देखिए ये हमारे पास एक सरफेस है, ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है। अब इसको भी बता दो वीजे क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और ये हमारे पास है डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसको और लिखेंगे, यहाँ तक पहुंचे हैं हम, रो लिखा है और एस लिखा है और वी काम में लिया, ये बाकी है डी एस वी जे और एन जे, ठीक है। तो चलो अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं, ताकि हमारे पास लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं तो लैंग्वेज आप 100% बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ तक आपने लिख लिया है, इक्वेशंस नंबर 1 तक आ गए हैं। नीचे लिख दिया है रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विच इज कंसिडर्ड बाय द फंक्शंस एंड स्पेस कोऑर्डिनेट। अब लिखो लेट वीजे, ठीक है, लिखिए लो लेट वीजे, वीजे वी नाम से स्पष्ट वेलोसिटी होगी, लेट वीजे बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। हमने माना, देखो लेट लिख दिया ना कि माना वीजे हमारे पास क्या है, इसका एक वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एंड एन जे बी द यूनिट वेक्टर, ठीक है, एंड एन जे बी द यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इकाई सदिश है, या ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शंस ऑफ, इन द डायरेक्शंस ऑफ, बताओ कौन सी साइड में है, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन से। मतलब ये जो हमारे पास वॉल्यूम तक आ गया है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, और ये इस फ्लो को, ये जो फ्लो इसके अंदर फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है, उसको बाहर की ओर लेके आ रहा है। तो आउटसाइड का, ये आउटसाइड बोलो, आउटवर्ड बोल दो, एंड एम जे बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। नाम लिखेंगे भाई, ये हमारे पास इस प्रकार से खींचा जाता है, ड्रॉन एन को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से ये नॉर्मल आ गया है, और नॉर्मल सामान्य नहीं अभिलंब है, एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस, ठीक है। माना इस पॉइंट के ऊपर बात कर ली, क्योंकि देखो पूरा का पूरा सरफेस ही, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ दी, अब देखो वॉल्यूम मत लिख देना, किसकी बात कर रहे हैं हम, सरफेस की बात कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ दी सरफेस। और ये कहाँ लिया है, इस सरफेस से ds के ऊपर, ठीक है, इन ऑफ द सरफेस से ds, और ds कहाँ है भाई हमारे पास से, कंटेन इन सरफेस। ds कहाँ है हमारे पास से, ds कंटेन, एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्यों बार बार लिखें, कंटेन इन सरफेस s, कंटेन इन सरफेस s। अरे ऐसे है, देखो ये हमारे पास सरफेस है, ठीक है, और यहाँ इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ठीक है। हमने इसके अंदर लिया, ये सरफेस है, ds है वो सरफेस के अंदर, जो पॉइंट लिया वो ds के ऊपर है। तो हमने क्या लिख दिया,
यहां से देखिए एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ds, एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ds, ds क्या है, कंटेन इन s, ds किसके अंदर है, सरफेस s के अंदर है। तो हमने लिख दिया vj है वो तो वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है भाई, जो पानी या फ्लूइड बह रहा है उसकी है। nj क्या है, यूनिट वेक्टर है, कौन से डायरेक्शन में है, बाहर की ओर है, किस प्रकार से आएगा, नॉर्मल खींच के लिख के आएगा, या ड्रान डायग्राम जो बनेगा नॉर्मल का बनेगा, कहां बनेगा, एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस ds, ds क्या है, विच इज कंटेन, चाहे तो ऐसे लिखो सरफेस ds विच इज कंटेन, या डायरेक्ट लिख सकते हो कंटेन इन सरफेस s, कंटेन इन सरफेस s। ठीक है, तो हमने ds को भी दिखा दिया, vj को भी दिखा दिया और हमने nj को भी दिखा दिया। तो अब आप इसके अंदर देख सकते हो, लिखो आगे, क्लियरली वेलोसिटी इन द, अगर ऐसी सिचुएशंस है तो आप लिखोगे क्लियरली वेलोसिटी इन द, बताओ कहां है वेलोसिटी, अंदर है या बाहर है, क्लियरली वेलोसिटी इन द इज द इनवर्ड, इन द इनवर्ड ड्रान, इनवर्ड ड्रान नॉर्मल, क्लियरली वेलोसिटी इन द ड्रान नॉर्मल डायरेक्शंस विल बी, जो समझा रहा था वही बात आ जाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन विल बी माइनस एनजे वीजे, माइनस एनजे वीजे। ठीक है, मतलब ये समझाना चाहता है वेलोसिटी अगर इधर जा रही है, मान लो पानी की बूंदे यहाँ आके वो बूंद नीचे की ओर गिर गई, लास्ट में आके गिरना तो नीचे की ओर है, तो यहाँ तो नीचे गिरा रही है वेलोसिटी, नॉर्मल इसके ऊपर है, नॉर्मल इसके ऊपर है, तो नॉर्मल हमेशा एंटी डायरेक्शन में लगता है, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, काफी देर से जो समझा रहा था, माइनस का साइन नेगेटिव आएगा, तो आप लिखोगे क्लियरली वेलोसिटी इन द इनवर्ड ड्रान नॉर्मल डायरेक्शन से विल बी, अगर ऐसा है तो क्या होगा, सो दैट, नेगेटिव में आ गए तो हम बोल सकते हैं सो दैट, एक बार रुक जाओ यहाँ तक, ठीक है, ताकि कुछ बातें हमारे पास क्लियरली स्पष्ट हो जाएं। तो यहाँ से देखिए हमने वीजे बता दिया, वेलोसिटी है किसकी है, फ्लूइड की है, एनजे क्या है, यूनिट वेक्टर है, और डीएस एक सरफेस है, इसका छोटा सा पार्ट है, और ये एक पॉइंट के ऊपर हमने बात की है, तो हमने लिख दिया लेट वीजे बी द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। एक बात तो इसको हटाओ, ठीक है। एनजे हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन कौन सी साइड में है, बाहर की ओर है, किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये नॉर्मल की ओर ड्रान किया जाएगा। कहां पर ड्रान किया गया है, किसी पॉइंट के ऊपर किया गया है, एट एनी पॉइंट, तो ये रहा पॉइंट, पॉइंट कहां है, सरफेस डीएस के ऊपर है, पॉइंट कहां है, सरफेस डीएस के ऊपर है, सरफेस डीएस को कौन कंटेन करके चल रहा है, या किसके अंदर है, सरफेस एस के अंदर है, सरफेस एस के अंदर है, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो हमने डीएस लिखा, वीजे लिखा और एनजी लिखा। हमें पता है ये हमारे पास से नेगेटिव डायरेक्शंस की ओर है, हमें पता है ये हमारे पास से नेगेटिव डायरेक्शंस की ओर है ना भाई। नॉर्मल हमारे पास से एंटी डायरेक्शंस की ओर है, तो हमने लगा दिया माइनस का साइन, तो हमने लिख दिया इसके अंदर क्लियरली वेलोसिटी इन द इनवर्ड ड्रान नॉर्मल डायरेक्शंस विल बी माइनस एनजे वीजे, सो दैट, ठीक है, दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शंस है। अरे आपने सुना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, है ना, और क्रॉस क्या होता है, एक प्रकार से ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो सबसे पहले एक तो हम ले रहे हैं वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इधर से देख लो, ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ठीक है। और ये डायरेक्शन से आ गई, डायरेक्शन से नेगेटिव में है, ये आ गई डायरेक्शन से हमारे पास है नेगेटिव में है, और ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसको हम बोलेंगे 1, ये यूनिट वेक्टर है और नॉर्मल एंटी डायरेक्शंस में लगता है। मान लो ये क्यूजे है, ये एनजे 90 डिग्री का बनाता है, तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, तो ये दिखेगा नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास से वीजे माइनस एनजे, यानी माइनस एनजे वीजे आ जाएगा, ठीक है। ये इसके अंदर का थोड़ा सा ग्राफ है जो आपको दिखाई नहीं देगा, बस आप तो मान के चलिए कि ऐसे ही होता है। ये 11th या 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर समझाया गया होगा, वहाँ भी आपने एक इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी सीखी थी, अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो, पर काफ़ी दिनों की बात है, छोड़ो, यहाँ याद रख लेना
क्लियरली वेलोसिटी इन द इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल डायरेक्शंस विल बी माइनस एन जे वी जे सो दैट द मास ऑफ द फ्लूइड, सो दैट इसके आगे लिखोगे सो दैट द मास ऑफ द फ्लूइड, द मास ऑफ द फ्लूइड, सबसे पहले मास ऑफ द फ्लूइड एंटर करेगा, द मास ऑफ द फ्लूइड एंटर करेगा किसके अंदर भाई, मान के चलेंगे इस छोटे से हिस्से के अंदर, ठीक है, थ्रू ds, थ्रू ds हम मान के चलेंगे सो दैट द मास ऑफ द फ्लूइड एंटर थ्रू ds, इसके इतने से हिस्से के अंदर मान के चलेंगे कि हमारे पास एक बार बह रहा है, इन यूनिट टाइम विल बी, इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम विल बी, इन यूनिट टाइम विल बी, ठीक है। क्या लिखे भाई, टोटल मास कितना है, टोटल मास कितना है, इसकी डेंसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता, और डेंसिटी किसके लिए आती है, वॉल्यूम के लिए आती है। समझिए इस बात को एक बार कि हमारे पास सो दैट द मास ऑफ द फ्लूइड एंटर थ्रू ds इन यूनिट टाइम विल बी, पहले ds के लिए निकालेंगे फिर पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे, तो हमारे पास मास ऑफ द फ्लूइड इंटर थ्रू ds इन यूनिट टाइम विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या रो इंटू dv, जो हमने इक्वेशंस देखो ये रही इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर लिखा था, रो इंटू dv। अब ये पता आपको क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम नॉर्मल सी बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट, और लंबाई चौड़ाई मिलके क्या बनती है, एरिया बनाती है, लंबाई चौड़ाई मिलके क्या बनाती है, एरिया बनाती है। अब ये हमारे पास पूरा सरफेस है, इससे ज्यादा तो एरिया नहीं हो सकता। अरे देखो ये हमने ds सेलेक्ट किया है, या हमने ये पूरी सरफेस सेलेक्ट की है, तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल कितना होगा। अरे ऐसे सोचो जैसे ये पाइप ही है, ठीक है, ये पाइप है, अब ये इसकी सरफेस है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो ये इसकी सरफेस है, इससे ज्यादा तो इसका एरिया नहीं होगा। पूरे मार्कर के अंदर कितना इसके अंदर मान लो इंक भरा जा सकता है, वो इसका वॉल्यूम है। अब ये पूरा तो नहीं भरा हुआ है, आधा खाली है, तो टोटल भरा जा सकता है उतनी डेंसिटी है, और इसके अंदर जो भरी हुई इंक है वो है इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम, डेंसिटी, और ये इसकी जो किनारी है लास्ट में आप ऐसे हाथ रख के देख सकते हैं ऐसे, ये हमारे पास सरफेस। और आपको पता है सरफेस किसके अंदर आती है, 2D के अंदर। समझिए ये हमारे पास पूरा मार्कर है 3D के अंदर है, इसका इतना सा हिस्सा अगर मैं काट के यहाँ रख लूँ तो ये ऐसे आ गया ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया। अब ये 2D के अंदर आ गया, 2D के अंदर क्या होगा, एरिया होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 3D के अंदर वॉल्यूम, और 1D के अंदर केवल लेंथ। जैसे आपको कोई ने कोई वायर ले लिया, आप उसकी केवल और केवल लेंथ देख सकते हैं, इस प्रकार से ले लिया तो आप 2D एरिया देख सकते हैं, 3D के अंदर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम होता है लेंथ, हाइट और बर्थ, समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया हमारे पास मतलब यहाँ किसका काम करेगा भाई, ds का काम करेगा। तो ये आ गया रो, ये आ गई हाइट, ये आ गई हाइट, ये आ गया इंटू में ds, ये आ गया इंटू में ds। अब बात ये इसकी हाइट क्या है, तो देखो इससे कितना बाहर निकलेगा। मान लो ये वेलोसिटी से इधर खींच रहा है, ये इसकी हाइट होगी nj, तो आप ये लिख देना माइनस nj vj, आप ये लिख देना माइनस nj vj, ठीक है। एरिया इंटू हाइट, ये जो इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है अंदर की ओर, ये इसका हाइट का काम करेगी, ये इसकी हाइट का काम करेगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का काम करेगी। हाइट नहीं भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब ये तो सरफेस होगी, इसके कितना बाहर निकला, ये सरफेस होगी, कितना वॉल्यूम वेलोसिटी वीजे से बाहर निकला, जितनी भी हाइट होगी, या ये होगा हमारे पास हाइट बोल दो या लेंथ, बर्थ और ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। तो ये हमारे पास माइनस nj और vj आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसके अंदर ये समझाना था कि मास है, ये तो हम इक्वेशन 1 के अंदर निकाल चुके हैं, रो इंटू dv से ज्यादा, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे एक बार, रो इंटू dv से ये ज्यादा हमारे पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो कंडीशन तब है जब हमारे पास इस छोटे से सरफेस एरिया ds से आ रहा है। ये इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बराबर में ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का साइन बाहर ले लो, यह आ जाएगा माइनस रो nj vj और ds, माइनस का रो nj vj और ds,
ठीक है भाई, ये तो आ गया है हमारे पास इस ds के लिए, छोटे से पॉइंट ds के लिए। अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं तो इसके इंटीग्रेशन लगा दो और ds लगा दो। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास इस छोटे से हिस्से ds के लिए। लिखो द मास ऑफ द फ्लूइड, दोबारा से एरो को साइन लगा के लिख दो, लैंग्वेज लिखेंगे साथ साथ, द मास ऑफ द फ्लूइड। ठीक है भाई, हम ऐसे लिखेंगे द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट, ये 6 मिलाएं लिख दो, द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग, पहले तो ऐसे बोल रहा था कि एंटरिंग करे इसके अंदर, अब हम बोल देंगे एंटर पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब पूरे के ऊपर ही आ गया, पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम इन द कंट्रोल सरफेस, इन द, लिखना तो ऐसे चाहिए, इन द सरफेस एस इज, इन द सरफेस कैपिटल एस इज, मतलब ये तो ds के लिए आ गया, टोटल के लिए चाहिए तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, माइनस रो एन जे वी जे डी एस, यहाँ आप एस लगा दो टोटल के लिए, तो आएगा द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इन द सरफेस एस इज, या सरफेस से पहले लिखना चाहो कंट्रोल, कंट्रोल सरफेस एसिज तो लिख सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इतना सारा फ्लो इसके अंदर जा रहा है, यहाँ हमने जबरदस्ती इसको इनक्लोज किया था इस सरफेस के अंदर, तो ये सरफेस कितना वॉल्यूम कंट्रोल करके चल रही है या कितना फ्लूइड कंट्रोल करके चल रही है, तो आप याद आ जाए एग्जाम में, तो इससे पहले आप ये वर्ड लिख देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना आने के बाद टोटल के लिए आप इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और किसके रिस्पेक्ट में आएगा, एस के रिस्पेक्ट में, और ये वीजे है भाई। ठीक है, ये वेलोसिटी है फ्लूइड की, और ये हमारे पास क्या है, एनजे क्या है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन से जो अंदर की ओर यानी नेगेटिव की डायरेक्शन की नॉर्मल रन किया जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ऐसे माइनस रो एन जे वी जे डी एस, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने केवल वॉल्यूम को दिखाया, हमारे पास डेंसिटी को दिखाया, और हमने सरफेस को दिखा के रो इंटू डी वी ले आए। फिर हमने ये बताया वेलोसिटी है फ्लूइड की, ये बताया यूनिट डायरेक्शन से, ये बताया छोटा सा सरफेस है जो कंटेन होती है एस से। फिर तीसरे हिस्से में हमने इस वॉल्यूम को निकाला, कितना कंट्रोल करके चल रहा है वो हमने लिख दिया कि टोटल हमारे पास इतना है, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ तक हमारे पास डायग्राम का काम कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे से एमएससी प्रीवियस पढ़ रखा है तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आपने देखा होगा सेम टू सेम वही चल रहा है। यस, सेम लाइनें चल रही हैं, सेम लैंग्वेज चल रही है, चेंज हुआ है तो बस यहाँ डेल एस था, यहाँ क्यों के ऊपर बार था, एमएससी प्रीवियस में यहाँ क्यों बार था, यहाँ एन था, यहाँ डेल एस था, बस डेल को हटा के हमने डी एस लिखा, वेलोसिटी कंपोनेंट को हटा के हमने वी जे लिखा, और एन जे को हटा के, एन को हटा के हमने एन जे लिखा। ठीक है, बाकी डेंसिटी रो की रो ही रहने वाली है, वॉल्यूम वी का वी रहने वाला है, सरफेस एस की ऐसे रहने वाली है। तो ये निकाल चुके हैं हम एक तो इक्वेशन नंबर 1, और ये आ चुका है हमारे पास दूसरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इंटीग्रेशन से ऐसे माइनस रो एन जे वी जे डी एस। अब हम करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास। अब शायद आपको ये रिजल्ट याद नहीं हो कि ये किस प्रकार से काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका तो लगा दो पर यूनिट टाइम था, नहीं देखो इसकी लैंग्वेज से पहले हमने ऐसे लिखा था पर यूनिट टाइम। तो जैसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं तो हम लगाएंगे डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, और रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। पहले तो हम ये ले लेंगे, बराबर में ये लिख देंगे, इसके माइनस साइन इसका बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऐसे रो एन जे वी जे
और ds। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से आपस में बराबर हो जाएंगी। इसके डेल बाय डेल टी लग के ये कंजर्वेशंस ऑफ मास की डेफिनेशंस कहती है। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंजर्वेशंस ऑफ मास की डेफिनेशन से कहती है। एक बार ऐसे रहने दो। अब आपको पता ये वॉल्यूम v है, टाइम के ऊपर डिपेंड है नहीं, ये t का फंक्शन है, वॉल्यूम x y z का फंक्शन है, तो आप इसको अंदर ले के जा सकते हैं डेल रो बाई डेल टी, क्योंकि आपको पता है रो खुद फंक्शन है किसका, x y z और t का, तो डेल टी लगा सकते हैं। इनटू में छोड़ दो dv, माइनस का साइन ले लो बाहर, ये आ गया रो, ये आ गया वीजे, वीजे एनजे लिखो या एनजे वीजे लिखो इंटू ds, ये आ गया हमारे पास एमजे वीजे इंटू ds। ठीक है, इसको आप नाम दे दो, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने कंजर्वेशंस ऑफ मास से एक्टिवेट हो गया इधर रूल से, और हम पहुंच गए हैं इक्वेशंस नंबर 3 की ओर। ठीक है भाई, हम पहुंच गए हैं इक्वेशंस नंबर 3 की ओर। तो ये आ गई है हमारे पास से डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी इज इक्वल माइनस इंटीग्रेशन एस रो एन जे वी जे डी एस, रो एन जे वी जे डी एस। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान हो तो एमएससी प्रीवियस में भी गॉस थ्योरम लगी थी, यहाँ भी हमारे पास गॉस थ्योरम लगेगी, तो यहाँ तक तो हमारे पास रहेगा सेम एमएससी प्रीवियस का। अब हम इसे थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। अगर आप प्रीवियस का देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा, बस एन जे की जगह आपको एन, इसकी जगह आपको क्यू बार और इसकी जगह डेल एस था। ठीक है, पर अब हम प्रीवियस की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ तक तो ठीक था, सेम टू सेम है। अब थोड़ा सा अपग्रेड होगा, वो लगेगी गॉस थ्योरम से या गाउस के रूल से। तो आप लिखोगे बाई गॉस थ्योरम वी गेट। अब ये आपको याद रखनी है, गाउस थ्योरम हमारे पास क्या करेगी, इसको तो आप लिखोगे ऐसा कैसा। ठीक है, ध्यान देना, इसको तो आप लिखोगे डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी, डेल रो बाई डेल टी इंटू डी वी। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास है माइनस से। अब देखिए ये सरफेस एस है, ये तो आ गया रो, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है। ध्यान देना, वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन से एनजे 3 डायरेक्शन में जा सकती है, हो सकता है एक्स की ओर जाए, हो सकता है वाई की ओर जाए, हो सकता है जेड की ओर जाए। पहले हम मान के चलेंगे ये फ्लूइड है, ये एक्स डायरेक्शंस की ओर ही जा रहा है, तो आप नीचे क्या लिखोगे, डेल बाई डेल एक्स जे। इसको आप क्या लिखोगे, डेल बाई डेल एक्स जे, डेल बाई डेल एक्स जे। ठीक है, और ये ऊपर आएगा इसके एक्स जे, ये टेंसर से, ये थोड़े देर बाद मतलब दूसरा तीसरा टॉपिक करेंगे तब जाके समझ में आएगा कि ये हमारे पास एनजे को हटाएंगे, यूनिट वेक्टर है, तो आप एनजे हटा के और ये लिखोगे डेल बाई डेल एक्स जे, तो ये एरिया है वॉल्यूम में चला जाएगा और ये इंटीग्रेशन से वी आ जाएगा। ठीक है, देखो नेगेटिव साइन है ये, तो ऐसा कैसा, एस को हटा के आपको वॉल्यूम में चेंज करना है, ये वी इधर आ जाएगा तो ds की जगह dv, रो और वेलोसिटी को छोड़ना है, वेलोसिटी का कुछ नहीं होगा, कंपोनेंट ऐसा कैसा रहेगा, एनजे यूनिट डायरेक्शन को बता रही थी, तो इसके लिए आप लिखोगे डेल बाई डेल एक्स जे। ठीक है भाई, डेल बाई डेल एक्स जे, बस केवल आपको यहाँ आके ध्यान रखना है। और ये सब क्यों होता है, ये गाउस थ्योरम्स की वजह से होता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लास की बुक में आपको गाउस थ्योरम मिल जाएगी, ये उसका स्टेटमेंट है। और अब इसे इधर ले आओ, इसमें भी dv है, इसमें भी dv है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल रो बाई डेल टी, इधर लाएंगे तो ये माइनस का चला जाएगा प्लस के अंदर, डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे। ध्यान देना, वेलोसिटी रहेगा, यूनिट डायरेक्शन है वो चेंज होके एक्स में आ जाएगी, और इंटू में dv इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया, दोनों में ही dv है, कॉमन ले लिया, 0 आ गया। आपको पता है स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम माना था वो हमारी इच्छा से माना हुआ था, तो हम लिखेंगे सिंस v इज एन आर्बिट्रेरी वॉल्यूम। ठीक है, या हम क्या लिखेंगे, सिंस v इज एन, ये लगाते चलो भाई वॉल्यूम के लिए ना, ये v है,
dv है तो यहाँ v लगाते चलेंगे, तो आप लिखो सिंस वॉल्यूम v या v इज आर्बिट्रेरी वॉल्यूम, ये हमारे पास से आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है। आर्बिट्रेरी समझ लो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, या लिख सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था या चूज किया था वो। तो वी डिडक्ट दैट, देन वी डिडक्ट दैट, देन वी डिडक्ट दैट, ठीक है। अब ये वॉल्यूम v है, अपनी मर्जी से माना था, मर्जी से माना था तो वो कांस्टेंट था, तो ये v और dv हटा दो, बचा हुआ रिजल्ट लिख दो, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। मतलब इतना सा हिस्सा छोड़ दो, ये इंटीग्रेशन वी डी चला गया 0 के अंदर, क्योंकि v हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। अरे आर्बिट्री अपनी इच्छा से माना गया है तो कांस्टेंट ही होगा। ये आ गया हमारे पास डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे वी जे इज इक्वल टू 0। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है भाई। इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन नंबर 4 ही हमारा रिजल्ट है, ठीक है भाई। इक्वेशन नंबर 4 ही हमारा क्या है, रिक्वायर रिजल्ट है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो लिखो ये इक्वेशन नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, डेल रो बाई डेल टी, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे, रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो लिख सकते हो विच इज रिक्वायर, लिखो विच इज रिक्वायर, लास्ट में तो लिख दोगे ना, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी। ये हमारे पास क्या है भाई, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चन है ना नीचे वाला सेम का सेम, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर्स, ठीक है भाई, कार्टेशियन नोटेशन टेंसर्स। तो हमने आपको 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे, आपको याद होगा इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से पहले तो जो अथवा वाला क्वेश्चंस है ये यहाँ तक पूरा हो गया है, ठीक है भाई। जो हमने आपको लिखवाया था अथवा वाला क्वेश्चंस है वो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन से के रूप में इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का रिजल्ट आ गया है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, ठीक है, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, ठीक है, यहां लगा लेना, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर्स, ठीक है। तो रिजल्ट्स याद रखोगे हमारे पास है डेल रो बाई डेल टी, क्या रिजल्ट याद रखोगे भाई, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। वी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है। वी क्या है हमारे पास है वेलोसिटी कंपोनेंट है, लिखना मत एक बार। देखो यहाँ तो वी जे वेलोसिटी कंपोनेंट है, एमएससी प्रीवियस में हमारे पास है क्यों बार था, ठीक है। ये डेल बाई डेल एक्स जी लिखेंगे या हम एक तीनों डायरेक्शंस के लिए ऑपरेटर लिखेंगे। तो अगर आप ये रिजल्ट्स देखेंगे कि डेल रो बाई डेल टी प्लस ऑपरेटर रो इंटू क्यू बार, तो ये एमएससी प्रीवियस में जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है उसका रिजल्ट है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, बस ये कार्टेशियन के रूप में चला गया और ये वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज हो गया है। तो पहला टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आपने अथवा वाला क्वेश्चंस लिखा है वो आपका कंप्लीट हो चुका है कि अगर पूछे कि डिडक्ट इक्वेशन से
क्वेश्चन पूछे ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन नोटेशन टेंसर, तब आपका ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। और मान लो ये नहीं पूछे, केवल इतना ही पूछे, तो हम सेकंड लिखेंगे फॉर नोटेशन टेंसर्स, ठीक है, तो सॉरी वेक्टर के रूप में, इन वेक्टर नोटेशन, वेक्टर नोटेशन। ये तो हमारे पास किसके अंदर आ गया, कार्टेशियन नोटेशन टेंसर था। अब हम लिखेंगे इन वेक्टर नोटेशन क्या होता है। अब आप हेडिंग डालोगे इन वेक्टर नोटेशन क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे। अपनी भी तबीयत खराब हुई है तो थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी आज की क्लास को हमने ठीक ठीक एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा, या और आगे के वीडियो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आपके आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आपको ऐसा कैसा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर। इसको थोड़ा और आगे करेंगे। एक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, दूसरा क्वेश्चन था ना जो स्टार्टिंग में लिखा था कि ड्राइव इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एन इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड, यहाँ तक लिखा था, उसका रिजल्ट है वो नोटेशन के रूप में आएगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो अथवा वाला क्वेश्चन से ये आपका यहाँ तक ही हो गया है। और ये लगभग एक साल छोड़ के एक साल आपको पूछ लिया जाता है इस क्वेश्चंस को, तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे नहीं कि इसको हम छोड़ देंगे। स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स हैं, ये लगभग इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इतना रिवाइज कीजिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मिलने वाले हैं। ओके भाई।